एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुलंदशहर से आई खबर के साथ, जहां गन्ने से भरा ट्रक पलटने से ट्रक के नीचे दबे बाइक सवार। पुलिस ने 2 शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। एक और युवक के दबे होने की आशंका है। पुलिस युवक को निकालने की कोशिश में लगी है। तो वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को तितर बितर किया। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे ये हादसा हुआ है। तो तस्वीरें भी मौके की आपके सामने हैं। दरअसल एक हादसा हुआ जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया मौके पर और जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस को मामला शांत करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। दरअसल हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाल लिया है। और मुजफ्फरनगर के खतौली ब्लॉक में बुधवार को शासन के निर्देश पर प्रशासन की तरफ से लगाए गए किसान मेले में उस वक्त हंगामा हो गया जब राष्ट्रीय लोकदल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मेले में घुसकर कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। रालोद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जबरन मंच पर बाइक को कब्जा कर सरकार और कृषि कानून के खिलाफ बातें कही और मेले में आए किसानों से भिड़ गए। और बाराबंकी की अनुबंधित बसों की हालत जर्जर हो गई है। परिवहन निगम से अनुबंधित खस्ता हाल बसों में सवारियों से धक्का लगवाया जा रहा है। इस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कन्नौज के गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र के मजपुरवा गांव के खिवराजपुरवा गांव में जमीनी विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर दबंगों ने हमला कर दिया। पुलिस की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ के थाना पारा क्षेत्र के एक्सप्रेसवे पर बस में आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बस में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। देखिए, बस में आग लगी है और बस से ऊंची ऊंची लपटें उड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि किन कारणों की वजह से आग लगी, ये साफ नहीं हो पाया है। सीएम योगी कल गोरखपुर में 1 महीने तक चलने वाले खिचड़ी मेले की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी मेले की शुरुआत करेंगे और भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी खिलाएंगे। इससे पहले आज गोरखपुर महोत्सव के समापन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वालों को कई सौगातें दी। उधर सीएम ने कहा कि गोरखपुर चिड़ियाघर भी इसी साल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू की आशंका नहीं होती तो चिड़ियाघर में अब तक जानवर ला दिए जाते। गोरखपुर का चिड़ियाघर देश का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर बनेगा। संबोधन के दौरान विरोधियों पर सीएम योगी ने जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा जो देश के लिए खतरा है उन्हें जू में ही रहना ठीक होगा। तो देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम योगी ने कलाकारों को सम्मानित किया तो वहीं गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो गोरखपुर महोत्सव जिसका समापन कार्यक्रम आज था, उसमें शिरकत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कलाकारों को सम्मानित किया। साथ ही साथ गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया।
ये सभी कार्यक्रम हमारे 2021 में प्रारंभ होने जा रहे हैं और गोरखपुर का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए गोरखपुर का जू भी 2021 में ही प्रारंभ हो जाएगा। बर्ड फ्लू का भी खतरा नहीं दिखाई देता तो हम लोग अब तक कई जानवरों को वहां लेके आ गए होते और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिनको तो जू में ही रखना आवश्यक है। जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं उनको जू में रखना ही आवश्यक होगा और वह भी एक नई तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। गोरखपुर का जू प्रदेश का सबसे खूबसूरत जू में से एक बनने जा रहा है। कल सपा के दोनों एमएलसी प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी की एक सीट जीतनी तय है, लेकिन पार्टी ने 2 नेताओं को प्रत्याशी बनाया है, जिनमें पहला नाम पूर्व मंत्री अहमद हसन का है, जबकि दूसरा नाम अखिलेश यादव के करीबी राजेंद्र चौधरी का है। एक सीट पर जीत के बाद सपा के पास इतने विधायकों की संख्या नहीं है कि वो अपने दूसरे प्रत्याशी को जिता पाए, क्योंकि सपा के कुल 49 विधायक हैं, जबकि एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत होगी। लेकिन सपा के पास एक सीट जीतने के बाद सिर्फ 16 विधायक बचेंगे, क्योंकि बागी नितिन अग्रवाल अब भाजपा के साथ हैं, जबकि शिवपाल यादव अलग पार्टी बना चुके हैं। ऐसे में सपा को दूसरी सीट जीतने के लिए सिर्फ क्रॉस वोटिंग का ही सहारा है। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर के 4 विधायक और बसपा के 5 बागी विधायक भी क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ये आंकड़ा सिर्फ 25 तक ही पहुंच पाएगा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का सत्ताधारी दल के खिलाफ जंग का ऐलान है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधायक वल्नरेबल हैं। पार्टियों में इधर से उधर जाने की स्थितियां बनी हैं। जैसे अभी आपने देखा कि पिछले चुनाव में बसपा के विधायकों ने प्रस्तावक जो विधायक थे उन्होंने ही कहा कि भाई हम तो प्रस्ताव में हमारी सिग्नेचर फर्जी है। तो फिर उसमें तरह तरह के टेक्निकल जो वो थे निकाले गए। अगर इनके 2 प्रत्याशी आ चुके हैं, अब 2 आने का मतलब है कि सारा समीकरण बिगड़ गया। अब बीजेपी को निश्चित तौर पे अपने 11 प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे या फिर बसपा 1 प्रत्याशी उतारे। तो ये स्थिति बता रही है कि चुनाव में मतदान होगा और मतदान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो द्वितीय तृतीय वरीयता के मत हैं वो हो जाएंगे। तो विधायकों की तो देखिए पूछ बढ़ गई है और चूंकि आगे चल के विधानसभा चुनाव की स्थितियां हैं तो इसमें समीकरण पे एक मैसेज भी जाता है। जैसे पिछली बार बीजेपी ने माफ़ करिएगा बसपा ने जिस तरह के बयान दे दिया कि हमारी प्राथमिकता में क्या है और क्या नहीं, उन्होंने बीजेपी का जिस तरह से नाम लिया तो उससे एक मैसेज चला गया। तो ये अब एक संदेश की राजनीति है, एक खुली राजनीतिक जंग है और इस जंग का जो आगाज है वो विधान परिषद चुनाव है। और योगी सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने की तैयारी में है। 18 फरवरी को यूपी सरकार अपने कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश कर सकती है। वित्त विभाग बजट को अंतिम रूप देने में जुट गया है। बजट के संबंध में विभागों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। इस बार के बजट में अयोध्या पर खास फोकस की उम्मीद है। अयोध्या के चौतरफा विकास के लिए सरकार कई मदों में अच्छी खासी धनराशि आवंटित कर सकती है। इस बार करीब 5.75 लाख करोड़ का बजट पेश होने का अनुमान है। लखनऊ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पिछले 4 सालों में माध्यमिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों को गिनाया। दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी सरकार ने 4 साल से कम कार्यकाल में उच्च शिक्षा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उच्च शिक्षा में शैक्षिक सत्र को नियमित किया है, परीक्षाओं को नकल विहीन शुरू किया, साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई पर भी जोर दिया है। 30 निजी क्षेत्र के यूनिवर्सिटी को आशय पत्र दिया है, तो वहीं आजमगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज में शोध को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही दिनेश शर्मा ने बताया कि नए पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की मान्यता के लिए ऑनलाइन एनओसी देने की व्यवस्था भी सरकार ने की। इस बात का प्रयत्न किया है कि जो नए पाठ्यक्रम हैं वो विश्वविद्यालय से संबद्धता की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन हो और इसके जो सॉफ्टवेयर है उसको क्रियाशील कर दिया है। हमने तमाम जगहों पर जहां हमने लोक सेवा आयोग से 712 पदों को प्रवक्ताओं के पदों की संस्तुतियां की हैं, उनकी तैनाती भी हमने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से शुरू कर दी है।
देश भर में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने भी लोहड़ी का पर्व मनाया, लेकिन किसानों ने इस बार ये पर्व कुछ खास अंदाज में मनाया। किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर इन कानूनों के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया। उधर यूपी में भी नोएडा, लखनऊ और शामली समेत प्रदेश की कई जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किया और कानूनों की प्रतियां जलाई। किसानों ने उनकी मांगे न मानने को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने नए कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग की। यूपी में योगी सरकार की तरफ से माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्ता नाबूद अभियान के तहत संगम नगरी प्रयागराज में आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रयागराज में आज माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के चचेरे भाई और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य राशिद उर्फ नीलू के 2 मंजिला आलीशान मकान को सरकारी बुलडोजर्स के जरिए जमींदोज कर दिया गया। ऑपरेशन माफिया के तहत प्रयागराज में ध्वस्तीकरण की ये 45वीं कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तनाबूद के नाम से जो अभियान चला रही है, उसके तहत संगम नगरी प्रयागराज में अब तक 44 कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। आज 45वीं कार्रवाई की जा रही है। सरकारी अमले लगातार इसी तरह से माफियाओं और अपराधियों के अवैध आशियानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज करते हैं। आज की ये कार्रवाई माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के चचेरे भाई राशिद उर्फ नीलू के अवैध निर्माण पर चल रही है। राशिद उर्फ नीलू ने शहर के कसारी मसारी इलाके में 2 मंजिला आलीशान मकान बनवा रखा था। तकरीबन 300 वर्ग गज में ये मकान बनाया गया था। इसकी कीमत करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन इसका नक्शा नहीं पास कराया गया था। विकास प्राधिकरण से निर्माण के लिए किसी तरह की मंजूरी नहीं ली गई थी। इसी वजह से विकास प्राधिकरण ने इसे अवैध निर्माण घोषित किया और इसके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए थे। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों माफियाओं, अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, उसका सबसे ज़्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में आज ये 45वीं कार्रवाई है और लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। इस तरह का दावा सरकारी अफसरों के द्वारा किया गया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। झांसी की बरुआ सागर नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्षा हरदेवी कुशवाहा पार्षदों के सवाल जवाब करने पर रो पड़ी। नगर पालिका अध्यक्षा ने 2 पार्षदों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत भी दी। हरदेवी कुशवाहा ने लगभग 1 दर्जन से अधिक पार्षदों के हस्ताक्षर सहित पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। विवाद क्या हुआ? विवाद यही है कि मानो कि नहीं आपके पति ऐसा करते हैं, आपके पति तो हमने कही कि क्या करते हैं हमारे पति, ये बताओ। तो सभी पार्षद वगैरह भी थे, ये लोग भी थे, तो चुप हो जा। और वो मनु नायक है, उनको लेके जल्दी से भाग गए दौड़ लगा के। अब क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये भागे क्यों है मनु नायक, जब हमारे सभी पार्षद थे और इतनी बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ, तो इन्हें ये तो सोचना था कि माने थोड़ा बैठे, कि माने उनको समझाएं कि माने आप पति के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जालौन में बांदा बाल यौन शोषण कांड जैसा एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक रिटायर्ड कानूनगो को बच्चों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रिटायर्ड कानूनगो का नाम राम बिहारी है, जो न सिर्फ बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनका यौन शोषण किया करता था, बल्कि उनकी वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करके बार बार बच्चों को अपना शिकार बनाता था। राम बिहारी के खिलाफ 6 बच्चों की शिकायत के बाद ये मामला सामने आया। बच्चों ने बताया है कि राम बिहारी किसी न किसी बहाने से बच्चों को अपने पास बुलाता था और नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद बच्चों के साथ यौन शोषण किया करता था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस की छानबीन में आरोपी रिटायर्ड कानूनगो के लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क से बच्चों के कई अश्लील वीडियो मिले हैं, जिनमें से कई वीडियो जालौन के कोंच में ही बनाए गए थे। वहीं आरोपी के एक पड़ोसी के मुताबिक राम बिहारी ने 25 से 30 बच्चों को अपना शिकार बनाया है। हम नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, बच्चों के साथ लगातार उत्पीड़न कर रहे थे। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है आपके खिलाफ, बच्चों ने एफआईआर कराई है, तो बच्चों के साथ क्या करते थे आप? हम कुछ नहीं करते थे। इनकी जानकारी है कि नशे के तौर पे बेहोश करके और वो वीडियो बना लेते हैं और फिर होश में आते हैं, वीडियो दिखाते हैं और नहीं करते हैं तो बस दिखाते हैं कि बता नहीं, हम तो आप घरे कह देंगे, नहीं वीडियो डाल देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। तो मतलब इसी चीज़ को ब्लैकमेल करते थे? हाँ।
और बात मेरठ की, जहां महामारी कोरोना का नया स्ट्रेन जिले में लगातार कोहराम मचा रहा है। बुधवार को एक बार फिर 6 नए मरीजों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मेरठ में अब नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार स्थिति कंट्रोल में होने का दावा कर रहे हैं। इन सभी मरीजों के सैंपल बीती 1 जनवरी को दिल्ली की लैब में जांच के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद अब जिले में नए स्ट्रेन से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 15 हो गई है। बताते चलें कि एक बच्ची सहित यूके से लौटे 4 मरीजों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इन सभी व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों की जांच कराई जा रही है। और फिरोजाबाद में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां कुछ दिन पहले क्षय रोग विभाग के बाहर लगे बोर्ड भी खुद बीमार थे, अब सही हो गए हैं। खबर दिखाने के बाद अस्पताल में नए बोर्ड लगा दिए गए हैं, पेंट कराया गया है, जिससे अब तस्वीर कुछ और ही है। कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्षय विभाग की समीक्षा करेंगी। उनके आने से पहले इस विभाग की तस्वीर बदल दी गई है। अधिकारी का कहना है कि ये उन्होंने कराया है, ये बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी है। फिलहाल इससे पहले ये साबित तो होता है कि अगर कोई भी वीआईपी आता है तभी अस्पतालों की तस्वीर बदलेगी, वरना मरीजों को परेशान होना ही पड़ेगा। उधर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो एक बार फिर से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। बरेली में आज राम मंदिर के निर्माण के लिए एक विशाल राम रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें विहिप, आरएसएस, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं समेत हजारों राम भक्त मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में सांसद उपेंद्र रावत ने किसान के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो भी बॉर्डर पर लोग बैठे हैं वो कहीं से भी किसान नहीं लगते हैं। किसानों का ना तो इतना पेट होता है और ना ही मोटा तगड़ा होता है, कहीं से ये किसान लगते हैं, ये तो लग्जरी गाड़ियों से आते हैं। किसान आंदोलन के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि जितने भी किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं आप उनको देख लीजिए, उसमें से कोई देखने में तो किसान लगता नहीं है। हम गांव के रहने वाले हैं। किसान के न तो इतना बड़ा पेट होता है, ना इतना ज़्यादा वो मोटा तगड़ा तंदुरुस्त होता है। हाँ, सॉलिड होता है वो, लेकिन जितने भी लोग हैं ये सिर्फ बाहर से बुलाए हुए नौकरों के सहारे खेती करते हैं और सब बड़ी बड़ी गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं। उसमें कोई किसान नहीं है। खाली किसानों के नाम पर सरकार ने जो ये 3 कानून लाए हैं, सरकार लाई है, कानून बनाया है, उसको जो है ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लखीमपुर खीरी में सांसद का ये बयान सामने आया है। दरअसल कृषि कानून खत्म नहीं हो रहा है, कृषि कानून पर जो आंदोलन है वो खत्म नहीं हो रहा है और इसी को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और किसान सड़कों पर हैं और अब किसानों को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उच्च न्यायालय ने क्वारंटीन सेंटर की बदहाल व्यवस्था संबंधित जनहित याचिका में अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट होकर कुंभ मेले में 50 लाख लोगों के लायक टेंट लगाने को कहा है। खंडपीठ ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 22 फरवरी को दोबारा न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है। आज राज्य के स्वास्थ्य सचिव, मेलाधिकारी, जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के सामने उपस्थित हुए। सभी ने न्यायालय को कुंभ मेले की तैयारियों से अवगत कराया, लेकिन न्यायालय इससे असंतुष्ट दिखी। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए। आज कोविड मामले की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड और मेडिकल हेल्थ सेक्रेटरी, डीएम हरिद्वार और मेलाधिकारी वीसी के द्वारा उपस्थित हुए और कोर्ट ने उनसे कहा कि जो भी अरेंजमेंट्स उन्होंने करे हैं वो अपर्याप्त और नाकाफ़ी हैं और कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है स्टेट को कि नंबर ऑफ टेंट्स, बहुत सारे टेंट्स लगाए जाए इसमें ताकि 50 लाख लोग उसमें रह सके और उनके खाने पीने की व्यवस्था करी जाए। और मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने राम मंदिर पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर बन रहा है, ठीक है,
एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से पथराव करा देंगे। पथराव के बाद मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा। पथराव करने वाले भी यही हैं और फिर बिगाड़ने वाले भी यही हैं। इनकी सियासत समझो भाइयों, आखिर ये सियासत कब तक? हिंदू मुसलमान करने से रोजी रोटी नहीं मिला करती। सिर्फ इनके पास एक बड़ा अच्छा हथियार है भाइयों। मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इनके पास फार्मूला हिंदू मुसलमान का, ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग, भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देते। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनका पथराव करा देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।